today we are going to discuss the lecture 3 of unit 6 and that is waves. और today's lecture is all about Doppler's effect. हम सबसे पहले देखेंगे Doppler effect क्या होता है और इसके अलावा फिर हम डिफरेंट केसेस हैं Doppler effect के जिनको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम एप्लीकेशन देखेंगे Doppler effect की और फिर लास्ट में हम कुछ MCQs देखेंगे. So let's start our definition of the Doppler effect. So Doppler effect को हम कहते हैं कि it is an apparent change in the frequency of waves due to relative motion between source and observer. कि जब भी कोई भी वेव्स, पहली बात तो ये याद रख लीजिए कि आपकी बुक में जो डॉपलर इफेक्ट है वो साउंड वेव से रिलेटेड है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ वेव्स. ये लाइट वेव पे भी एप्लीकेबल है. सो जब भी जो वेव्स का सोर्स होता है और जो उन वेव्स को डिटेक्ट करने वाला ऑब्जर्वर होता है, तो जब भी इनके दरमियान कोई रिलेटिव मोशन होती है तो फिर जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है वो फ्रीक्वेंसी वो नहीं होती वेव्स की जो उनकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. वो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी महसूस होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है और ये जो अपेरेंट चेंज है दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर. और डिपेंड करता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं एंड सो ऑन, डिपेंड करता है. तो उसी के लिहाज से फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है. तो आज हम उन तमाम केसेस को जो है वो डिस्कस करेंगे. तो मैं आपको डॉपलर इफेक्ट के जो केसेस डिस्कस कराऊंगा वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, उनकी डेरिवेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू द डेरिवेशन गिवन इन योर बुक. तो मैं तो आपको एक ही फॉर्मूला लिखवाऊंगा और उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आप डॉपलर इफेक्ट के जितने भी केसेस हैं उन सबको जो है वो डिराइव कर सकते हैं. लेकिन वो फॉर्मूला क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं. नाउ दैट फॉर्मूला इज इट इज एफ डैश वी प्लस वी मीडियम प्लस यू ओ ओवर वी प्लस वी मीडियम माइनस यू एस इंटू एफ. Here f is the original frequency, f dash is the apparent frequency. UO is the speed of observer and US is the speed of source, and VM is the speed of medium. Here V is the speed of the wave. V medium is the speed of medium. ये वो medium है जो source और observer के दरमियान होता है. And UO is the speed of observer and US is the speed of the source. तो ये इन लेटर्स के मीनिंग्स हैं. f इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड f डैश इज द चेंज फ्रीक्वेंसी. अच्छा, तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है वो सोर्स हूँ और मेरे सामने कोई बंदा बैठा हुआ है वो ऑब्जर्वर है, तो हमारे दरमियान क्या है? हमारे दरमियान एयर है, मीडियम हमारे दरमियान एयर है. अब आपकी जो बुक है, अगर आप हम बुक से रिलेटेड इस एक्सप्रेशन को देखें तो जो आपकी बुक है उसमें मीडियम स्टेशनरी, ये बात याद रखिएगा कि आपकी बुक में जो डॉपलर इफेक्ट के केसेस को डिस्कस किया गया है उसमें मीडियम को स्टेशनरी कंसिडर किया गया. अगर मीडियम स्टेशनरी नहीं है तो फिर आपने वीएम की जगह पे उसकी स्पीड पुट करना होती है. अगर जो साउंड वेव है वो इस तरफ जा रही है और हवा भी इस तरफ ही चल रही है तो फिर दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी. अगर हवा अपोजिट आ रही है तो फिर वो उसी लिहाज से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. लेकिन आप अभी इसी चीज़ की फिक्र नहीं करेंगे. वीएम को आप क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे. तो जब आप वीएम को 0 पुट कर देंगे तो फिर जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा वो आ जाएगा वी प्लस यू ओ ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ. राइट. सो ये वो जनरल फार्मूला है कि जिसको अप्लाई करते हुए वी विल डिस्कस द डिफरेंट केसेस ऑफ द डॉपलर इफेक्ट. तो इसमें सबसे पहले केस डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द जनरल फार्मूला एंड देन वी विल सी के हम उसको कैसे डिफरेंट केसेस में डिस्कस कर सकते हैं. तो जनरल फार्मूला अकॉर्डिंग टू योर बुक इज वी प्लस यू ओ ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ. सो स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर मोशन हो रही होगी टूवर्ड्स, यानी कि चाहे ऑब्जर्वर टूवर्ड्स दी सोर्स मूव कर रहा है चाहे सोर्स टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, अगर मोशन टूवर्ड्स होगी तो यू ओ और यू एस अपने पॉजिटिव साइन के साथ इस्तेमाल होंगे. यानी कि इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स दी सोर्स तो यू ओ की जगह प्लस यू ओ लिखेंगे, यानी कि ऊपर वाले फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो यूएस की जगह प्लस यूएस लिखेंगे, यानी कि एक्सप्रेशन वी माइनस यूएस ही रहेगा. अच्छा, अवे मूवमेंट के लिए फिर आप यू ओ और यूएस की जगह पर माइनस पुट कर देंगे. फॉर एग्जांपल इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स तो फिर यू ओ की जगह माइनस यू ओ आ जाएगा, तो फिर ये वी माइनस यू ओ बन जाएगा. और इस तरह से इफ द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर तो यूएस की जगह पे माइनस यूएस लिखेंगे तो फिर ये वी माइनस इंटू माइनस प्लस यूएस आ जाएगा. सो अभी हम जब केसेस को डिस्कस करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी. सो केस नंबर 1 है हमारे पास व्हेन सोर्स इज मूविंग towards the stationary, sorry, when the observer, हम according to your book चलेंगे, when the observer is moving towards the stationary source. Now here S is for stationary, जो S है S is for stationary, right. So इस केस में देखिएगा जो F डैश है वो क्या आएगा? अब टूवर्ड्स मूवमेंट है तो हम UO की जगह पर प्लस UO लिखेंगे तो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन यही आ जाएगा. और क्योंकि सोर्स स्टेशनरी है तो US यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास यही क्वेश्चन आ जाएगी. So this is the apparent change in the frequency when observer is moving towards the stationary source. Is there any apparent change in the wavelength? अगर frequency change हुई है क्या wavelength भी change होगी? तो एक बात याद रखिएगा कि डॉपलर इफेक्ट्स में apparent change आता है जब उस वक्त जब सिर्फ सोर्स मूव कर रहा होता है. ऑब्जर्वर की मूवमेंट से apparent change नहीं आता. तो यहाँ पर जो लैम्डा डैश होगा वो लैम्डा ही रहेगा. सो ये फर्स्ट केसेस में याद रख लें कि when source is moving towards the stationary source, when the observer is moving towards the stationary source, there will be apparent increase in the frequency. क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ ऐड हो रहा है तो यहाँ पे f dash will be greater than f dash will be greater than f. So there will be apparent increase in frequency, but there will be no apparent change in the wavelength. So this was the first case of the Doppler effect.
Now the second case is when observer is moving away from the stationary source. So in this case the observer is moving away from the stationary source. Now because the source is stationary, तो आप US को 0 पुट करेंगे इस फार्मूले में, और क्योंकि अवे मूवमेंट है तो इस फार्मूले में UO की जगह क्या रखेंगे, माइनस UO रख देंगे. तो ये क्या बन जाएगा, F डैश विल बी इक्वल टू V प्लस माइनस UO ओवर V इंटू F. सो F डैश इज इक्वल टू V माइनस UO ओवर V इंटू F. सो क्योंकि न्यूमरेटर में कमी हो रही है, न्यूमरेटर में डिक्रीज हो रहा है, सो हम कह सकते हैं कि F डैश इज लेस देन F, और जो लैम्डा डैश है वो लैम्डा के बराबर ही रहेगा. देयर विल बी नो अपीरेंट चेंज इन द वेवलेंथ. सो दिस इज द आउटकम ऑफ द सेकंड केस. सो अभी हम जरा हर केस के कुछ रिजल्ट्स लिख रहते हैं. पहले केस में डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें, सो जस्ट पुट UO इज इक्वल टू V/2. तो अगर आप इसमें UO को V/2 पुट करें तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, V/2, V प्लस V/2, इट विल बी 3V/2 ओवर V. तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1.5 टाइम्स दी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. यानी कि पहले केस में इफ UO इज इक्वल टू V/2, F डैश इज इक्वल टू 3/2F, यानी कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का 3/2 हो जाएगी. और अगर आप इस फॉर्मूले में UO की जगह पर V/2 पुट करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, V/2 V माइनस V/2 V/2 आ जाएगा. सो इट विल बी V/2 ओवर V इंटू V F. तो V से कट जाएगा, F विल बी इक्वल टू F डैश विल बी इक्वल टू 1/2F. सेकंड केस में इफ UO इज इक्वल टू V/2, then the frequency will be half of the original frequency. So these were the first two cases of the Doppler effect, in which the observer is moving but the source remains stationary. जिसमें source जो है वो stationary. अब हम जो है observer को रेस्ट में रखवा के source को मूव करवाते हैं. So when source will move and observer is rest, तो पहले एक एक्स्ट्रा चीज देखते हैं, एक एक्स्ट्रा फिनोमेना देखते हैं, and that is the change in the apparent wavelength. Now this was not the case when observer was moving. अगर observer move कर रहा है तो there is no apparent change in wavelength, but if source is moving there will be an apparent change in the wavelength also. तो आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा. फॉर एग्जांपल फर्स्ट कीजिए मेरे पास दो ऑब्जर्वर हैं, दिस इज ऑब्जर्वर C एंड दिस इज ऑब्जर्वर D एंड हियर इज द सोर्स. तो जब सोर्स मूव करेगा टूवर्ड्स द C, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि US इस तरफ है, तो क्या होगा जरा आप देखिएगा. दो वेवफ्रंट के दरमियान फासला लैम्डा है. तो आप देखें कि C की तरफ जब मूव कर रहा है ऑब्जर्व जो सोर्स है आपका, जब C की तरफ मूव कर रहा है तो दो वेवफ्रंट के दरमियान फासला लैम्डा कम हो रहा है और इधर फासला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. उसकी वजह यह है कि जब ये सोर्स इस तरफ मूव करेगा टुवर्ड्स दी C मूव करेगा, फॉर एग्जांपल इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है जो ये वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो पहले 10 वेव्स के लिए इतनी जगह थी, यानी कि ये सोर्स था और ये C था और ये वेव्स ऐसे ट्रैवल कर रही थी. ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 वेव्स, यानी कि ये जो ऑब्जर्वर C है वो एक सेकंड में 4 वेव्स इंटरसेप्ट कर रहा था. अब जब ये सोर्स यहाँ जो है मूव कर रहा है, जब ये सोर्स यहाँ आ जाएगा जबकि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो देखें अभी भी वो 4 वेव से इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है इस तरफ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर वेवलेंथ जो थी वो ज़्यादा थी, यहाँ वेवलेंथ जो है वो स्मॉल हो गई और इसको फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई क्यों महसूस होती है टुवर्ड्स मोशन में, क्योंकि पहले ये 4 वेव्स देर से इंटरसेप्ट कर रहा था, अब ये 4 वेव्स वही जल्दी इंटरसेप्ट कर रहा है. यानी कि अगर पहले ये 1 सेकंड में 4 वेव्स कर रहा था तो अब ये 0.75 में करेगा, तो अगर टाइम पीरियड कम हो गया फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बिकॉज ये अब नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड ज़्यादा इंटरसेप्ट कर रहा है, राइट. सो इसलिए जब सोर्स मूव करता है तो फिर देयर इज एन अपीरेंट चेंज इन वेवलेंथ आल्सो. बिल्कुल ऐसे ही देखिए आप कि फॉर एग्जांपल ये सोर्स था और ये एक ऑब्जर्वर D है, पहले इनके दरमियान ये वेव्स थी, तो अगर सोर्स अवे मूव कर रहा है फर्स्ट कीजिए इससे, तो अगर सोर्स यहाँ पर आ गया अब वेव्स वही हैं, आप देख सकते हैं कि अब वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी. यानी कि टुवर्ड्स मूवमेंट में जब सोर्स टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर मूव करेगा तो उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी लेकिन वेवलेंथ कम होगी. और दिस इज टुवर्ड्स मूवमेंट. ये टुवर्ड्स का केस मैं आपको समझा रहा हूँ, ये टुवर्ड्स का केस है और ये अवे का केस है. तो अवे के केस में अगर फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया कि हमेशा कम होती है लेकिन यहाँ वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और टुवर्ड्स के केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लेकिन जो अपीरेंट वेवलेंथ है लैम्डा डैश वो क्या होगी, वो एक्चुअल वेवलेंथ से कम होगी. और ये जो चेंज इन वेवलेंथ है, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये जो चेंज इन वेवलेंथ है ये डिपेंड करती है सोर्स की स्पीड ओवर फ्रीक्वेंसी. आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखिए लैम्डा बराबर होता है C ओवर F या लैम्डा बराबर होता है V ओवर F. ये ओरिजिनल वेवलेंथ है, ये ओरिजिनल वेवलेंथ नहीं है, ये चेंज इन वेवलेंथ है. तो जो चेंज इन वेवलेंथ है वो बराबर होती है सोर्स की स्पीड ओवर F. नाउ दिस F इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और इस F की वैल्यू आप V ओवर लैम्डा भी पुट कर सकते हैं इसमें. सो दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज US ओवर V इनटू लैम्डा. सो अगर आपको सोर्स की स्पीड दी गई है और ओरिजिनल वेवलेंथ दी गई है तो आप फिर चेंज इन वेवलेंथ इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे. अगर आपको सोर्स की स्पीड दी हुई है और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो फिर आप चेंज इन वेवलेंथ इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे. सो क्योंकि हमने इन चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लिया तो अब जो है वो हम केस नंबर 3 और केस नंबर 4 को डिस्कस करते हैं इसी फॉर्मूले के मुताबिक, और फिर हम देखते हैं कि उसमें कैसे हम अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं, राइट. सो केस नंबर 3 इज व्हेन source is
मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सोर्स किस तरह मूव कर रहा है जी? टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सो अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो हम ऊपर वाले फार्मूले में यूओ की जगह 0 पुट करेंगे, और क्योंकि टूवर्ड्स मूवमेंट है तो साइंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये वाला फार्मूला क्या बन जाएगा? एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ। यू एस की जगह प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो एज यू कैन सी कि देयर इज डिक्रीज इन द डिनोमिनेटर, सो देयर विल बी अपीरेंट इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि वेवलेंथ कम होगी, अपीरेंटली वेवलेंथ कम होगी। कितनी कम होगी? इसी फैक्टर को उल्टा दें, ये आ जाएगा वी माइनस यू एस इंटू वी और इधर लैम्डा लिखते हैं। ये इन फार्मूलाज में एफ डैश और एफ की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। So as you can see, if source is moving towards stationary observer, there will be apparent increase in the wavelength frequency and there will be apparent decrease in the wavelength. This was not the case when the observer was moving. जब observer move कर रहा था तो lambda dash lambda के बराबर था। तो अब जो है क्योंकि source move कर रहा है तो अब ना सिर्फ frequency चेंज होगी बल्कि wavelength भी चेंज होगी। So this was the third case। और अब हम आते हैं अपने fourth case की तरफ, and the fourth case is when source is moving away from the stationary observer. S means stationary। तो क्योंकि सोर्स अवे मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो उस फार्मूला में, ये जो फार्मूला है इसमें हम यूओ की जगह 0 पुट करेंगे, लेकिन यूएस के साथ माइनस यूएस पुट कर देंगे। तो जब माइनस यूएस पुट करेंगे तो वो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। सो एफ डैश विल बी वी ओवर वी प्लस यूएस इंटू एफ, और जो लैम्डा डैश होगी इसी को उल्टा करते हैं, वी प्लस यूएस ओवर वी इंटू लैम्डा। सो जो क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया तो एफ डैश विल बी लेस देन एफ, और क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बढ़ गया तो लैम्डा डैश विल बी ग्रेटर देन लैम्डा। सो अगर हम इस इक्वेशन में आपके बार यू एस को वी बाई टू पुट करें तो फॉर्मूला क्या आएगा? वी ओवर वी माइनस वी बाई टू इंटू एफ इज इक्वल टू वी ओवर वी बाई टू इंटू एफ। तो एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ, यानी कि तीसरा केस है कि इफ यू एस इज इक्वल टू वी बाई टू, एफ डैश इज इक्वल टू एफ। याद रखिएगा पहले केस में और तीसरे केस में टूवर्ड्स मूवमेंट होती है, दूसरे में और चौथे केस में अवे मूवमेंट होती है, ये आपने ख्याल रखना। और इसी तरीके से अगर आप यू एस इज इक्वल टू वी बाई टू पुट करें इस फॉर्मूले में तो ये क्या हो जाएगा? v प्लस वी बाई टू, ये आ जाएगा 3v बाई टू और 2v बाई 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बाई 3f। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो जो कम होकर कितनी हो जाएगी जी? 2 बाई 3f हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट डिस्कस करवाना चाहता हूँ। पहला रिजल्ट देखिए कि हम ये देखते हैं कि जो टूवर्ड्स मूवमेंट होती है, यानी कि चाहे ऑब्जर्वर टूवर्ड्स दी स्टेशनरी सोर्स मूव करे, चाहे सोर्स टूवर्ड्स दी स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूव करे, जब टूवर्ड्स मूवमेंट होती है तो फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ बढ़ती है? देखिए ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी 1.5 गुना हो गई जबकि सोर्स की फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। इसका मतलब है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी हो तो सोर्स की मोशन इफेक्टिव है, जबकि जब यूओ या यूओ वी बाई टू था या यूएस वी बाई टू था तो दोनों में अवे मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी कम हुई। तो जब ऑब्जर्वर अवे मूव किया तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई, और जब सोर्स अवे मूव किया तो फ्रीक्वेंसी 67% हो गई। यहाँ पे 50% बाकी रही, यहाँ पे 67% बाकी रही। ज़्यादा किसमें कम हुई? ऑब्जर्वर की मूवमेंट में। तो हम कह सकते हैं कि एट स्पीड ऑफ वी बाई टू अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो बढ़ तो दोनों तरीकों से जाएगी, ओ से भी बढ़ जाएगी, यूओ यानी कि ऑब्जर्वर के भी टुवर्ड्स मूवमेंट से बढ़ जाएगी और सोर्स की भी टुवर्ड्स मूवमेंट से बढ़ जाएगी। लेकिन बेहतर यह है कि आप सोर्स को मूव करवाएं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। और अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम करवानी हो एज इट वाज द केस इन सेकंड और फोर्थ, तो दोनों को अवे मूवमेंट करवा कर सकते हैं, ऑब्जर्वर को भी अवे मूव करवा सकते हैं, सोर्स को भी अवे मूव करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर को मूव करवाएंगे तो अवे मूव करवाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम होगी। यहाँ पे 50% बाकी बची है, यहाँ पे 67% बाकी बची है। सो दीज आर द रिजल्ट्स, और मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल भी करवा दिए। सो ये वो जो है वो 4 केसेस हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉमन केसेस हैं डॉपलर इफेक्ट के जो पूछे जा सकते हैं, तो आइए उनको भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं। सो इसी सिलसिले में हम एक 5वां केस ऐसा करते हैं जिसमें हम दोनों को मूव करवाते हैं, सोर्स को भी और ऑब्जर्वर को भी, क्योंकि अभी तक हमने एक को मूव करवाया था, एक को स्टेशनरी रखा था। तो इसी के सिलसिले में हमारा 5वां केस है व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, आर मूविंग टुवर्ड्स करने फिलहाल, आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। सो टुवर्ड्स मूवमेंट में आप जानते हैं कि हमारे पास ये जो यूओ है और जो यूएस है इनके पॉजिटिव साइन ही आते हैं। तो जब आप टुवर्ड्स मूवमेंट करेंगे तो ये भी अपने पॉजिटिव साइन में यूज होगा, तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे पॉजिटिव 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 हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव रखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर जो हमारे पास अपेरेंट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी होगी वो ये होगी, यानी कि यही फार्मूला वैसे का वैसे आ जाएगा। अब टुवर्ड्स मूवमेंट हुई है तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। जब वेवलेंथ कम होगी तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। तो वेवलेंथ कम होगी, ये थर्ड केस है डॉपलर इफेक्ट का। थर्ड केस और फिफ्थ केस में वेवलेंथ में चेंज सेम होता है, यानी कि जो वेवलेंथ में कमी हुई है उसमें ऑब्जर्वर की मोशन का कोई अमल दखल नहीं है, वो सिर्फ सोर्स की मोशन की वजह से ही वेवलेंथ में क्या होगी? कमी होगी। सो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी दोनों की वजह से, ऑब्जर्वर की वजह से भी और सोर्स की मोशन की वजह से भी, लेकिन जो वेवलेंथ है उसमें जो चेंज आएगा वो सिर्फ सोर्स की वजह से आएगा। मैंने देखिए ऊपर सिर्फ ये वाला फैक्टर रखा है, नीचे वाले फैक्टर में मैंने उड़ा दिया, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो वेवलेंथ है उसमें अपेरेंट चेंज सिर्फ सोर्स की मोशन की वजह से आता है, उसमें ऑब्जर्वर की मोशन की वजह से अपेरेंट चेंज नहीं आता। तो इसी तरीके से अगर आप अपना 5वां केस देखें, 6th केस सॉरी, व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जब दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हों, तो जब वो अवे मूव कर रहे होंगे तो
अब वो जो फार्मूला मैंने आपको जनरल फार्मूला लिखवाया था उसमें US की जगह पे माइनस US पुट कर दें और UO की जगह पे माइनस UO पुट कर दें। तो जब हम यहाँ पे भी माइनस रख देंगे, यहाँ पे भी माइनस रख देंगे, ऊपर वाला फैक्टर माइनस का हो जाएगा, नीचे वाला फैक्टर प्लस का हो जाएगा। सो आपके पास जो अपेरेंट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी या डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आएगा वो ये आएगा, जबकि जो इंक्रीज इन वेवलेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स की मूवमेंट की वजह से आएगा, ऑब्जर्वर की मूवमेंट की वजह से नहीं। फिफ्थ केस में क्योंकि टुवर्ड्स मूवमेंट हो रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और दोनों फैक्टर की वजह से बढ़ेगी, ऑब्जर्वर की मोशन की वजह से बढ़ेगी और सोर्स की मोशन की वजह से बढ़ेगी, लेकिन जो वेवलेंथ कम होगी वो सिर्फ सोर्स की मोशन की वजह से कम होगी। जबकि सिक्स्थ केस में जो फ्रीक्वेंसी कम होगी वो दोनों की वजह से कम होगी, ऑब्जर्वर की वजह से भी कम होगी और सोर्स की वजह से भी कम होगी, लेकिन जो वेवलेंथ में इंक्रीज हुआ, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ में इंक्रीज हुआ, तो वो सिर्फ सोर्स की मोशन की वजह से इंक्रीज होगी, उसमें ऑब्जर्वर की मोशन का कोई अमल दखल नहीं होगा। पूछे जाते हैं। अब हम डॉपलर इफेक्ट के सर्कल से रिलेटेड केसेस को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर सर्कल में वो कर रहे हैं सोर्स या ऑब्जर्वर तो फिर भी क्वेश्चन अक्सर जो है वो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी खड़ा हुआ है और सोर्स मूव कर रहा है, तो देखिए ये जो जब यहाँ से सोर्स इस तरफ मूव करेगा इसका मतलब है सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे डॉपलर इफेक्ट का तीसरा केस, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, बल्कि चौथा केस, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ये होगी और जो वेवलेंथ होगी वो बढ़ेगी, वो ये होगी। जबकि जब सोर्स टुवर्ड्स आ रहा होगा, देखिए यहाँ से ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, यहाँ से सोर्स अवे जा रहा है, यहाँ से टुवर्ड्स हो रहा है, तो फिर यहाँ के लिए आप डॉपलर इफेक्ट का तीसरा केस अप्लाई करेंगे। मेरा ख्याल है चौथा केस है, अवे मूवमेंट वाला, ये तीसरा केस है टुवर्ड्स मूवमेंट वाला। तो यहाँ पे एफ डैश हो जाएगी इस ऑब्जर्वर के लिए v/v माइनस यूएस इंटू एफ, और वेवलेंथ इसके लिए कम होगी तो वो होगी v माइनस यूएस ओवर v इंटू लैम्डा। यानी कि इफ दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, तो जब पॉइंट P पे सोर्स होगा तो वो अवे जाना शुरू करेगा, तो फिर उस पर लगेगा चौथा केस, और अगर वो टुवर्ड्स मूवमेंट हो रहा होगा पॉइंट Q पे जैसा कि है तो फिर उस पर तीसरा केस लग जाएगा, राइट। और अगर जो है वो ऑब्जर्वर सेंटर पे खड़ा हुआ है और फिर सोर्स सर्कल में मूव कर रहा है, तो याद रखिए इस केस में क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो याद रखिए जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, सेम रहे, वो चेंज ना हो, तो फिर डॉपलर इफेक्ट नहीं होता, यानी कि फिर अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं होता। यानी कि इस केस में ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनेगी एफ डैश वो एफ के बराबर होगी। सो ये थे सर्कल से रिलेटेड केसेस। तो स्टूडेंट कुछ केसेस में डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होता, कुछ केसेस में डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होता। वो कौन कौन से केसेस हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं, हेडिंग दे दीजिए कि व्हेन डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। नंबर 1, व्हेन ओनली मीडियम इज मूविंग। आपको याद है ना क्वेश्चन ये थी एक्चुअली, v प्लस वी एम प्लस यू ओ ओवर v प्लस वी एम माइनस यू एस इंटू एफ। तो अगर सोर्स या ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहे, दरमियान में सिर्फ हवा ही मूव कर रही है, मीडियम ही मूव कर रहा है, देन देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट। इसके अलावा जिस तरह से सर्कल वाली तो हमने जिक्र कर लिया कि व्हेन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग इन द सर्कल या सोर्स स्टैंडिंग इन द सर्कल, और ऑब्जर्वर या सोर्स उसके इर्द-गिर्द चक्कर लगा रहा है सर्कल में, और वो ऑब्जर्वर या सोर्स सेंटर में खड़े हुए हैं और ऑब्जर्वर या बाकी दूसरा सर्कल में मूव कर रहा है, इनके डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिर भी डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, राइट। यानी कि इफ दिस इज सोर्स, दिस इज ऑब्जर्वर, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें और सेम वेलोसिटी से मूव करें, लिहाजा उनके दरमियान डिस्टेंस भी सेम रहेगा, डिस्टेंस भी चेंज होगा, तो ऐसा तो तभी डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। और इसके अलावा अगर सोर्स या ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो बराबर हो जाए या बढ़ जाए उस वेव की स्पीड से जिस पे डॉपलर इफेक्ट लगा। फॉर एग्जांपल देखो ना, अगर आप यहाँ पे यूएस को रख देते हो 100 और v है सिर्फ 70, तो 70 माइनस 100 क्या माइनस 30 नीचे आंसर आएगा? क्या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी माइनस में हो सकती है? कभी सुना है कि किसी बॉडी ने माइनस 30 वाइब्रेशन कवर की हो एक सेकंड में? तो इसलिए जरूरी है कि यूएस और यूओ दोनों की वैल्यू v के ना बराबर हो, क्योंकि अगर बराबर होगी तो फिर समथिंग ओवर 0 इंफिनिटी आ जाएगा, और ना ही यूओ और यूएस की वैल्यू इससे बढ़कर हो। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर दी फ्यू डिफरेंट केसेस ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं डॉपलर इफेक्ट के, लेकिन ये वो चंद केसेस हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर हम एप्लीकेशन की तरफ आएँ तो फिर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है सोनर टेक्निक। सोनर आप समझते हैं कि इट इज़ बेसिकली साउंड नेविगेशन, इट इज़ बेसिकली साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनर टेक्निक की मदद से आप अंडर वाटर कोई सबमरीन या कोई भी मूविंग पार्टिकल की स्पीड को मालूम कर सकते हैं। वो होगा ऐसे कि सोनर टेक्निक में साउंड वेव भेजी जाती हैं, ये उनकी साउंड वेव की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ये अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है। फार्मूला क्या है? एफ डैश इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 इंटू वी सबमरीन ओवर वी इंटू एफ। ये साउंड की स्पीड है, ये सबमरीन की स्पीड है, प्लस माइनस वही टुवर्ड्स मोशन के लिए प्लस और अवे मोशन के लिए माइनस लगा हुआ। सो इफ यू नो दिस एंड इफ यू नो दिस एंड इफ यू नो दिस, तो आप सबमरीन की स्पीड मालूम कर सकते हैं और ये भी मालूम कर सकते हैं कि सबमरीन टुवर्ड्स या अवे मूव कर रही है। इसके अलावा हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल है, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई स्टार है, आपको पता है कि ये जो विजिबल लाइट है इट कंटेन्स 7 कलर्स, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम ऑरेंज की, उससे कम येलो की, उससे कम ग्रीन की, उससे कम ब्लू की, उससे कम इंडिगो, एंड देन लास्ट में वॉयलेट। सो इफ देयर इज अ स्टार, ये लैब में कलर्स, लैब में आप उनकी वेवलेंथ को डिटरमाइन कर रहे हो, अगर वो स्टार टुवर्ड्स द लैब आ रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी, और अगर वेवलेंथ कम होती जाएगी तो इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द ब्लू कलर। तो ब्लू शिफ्ट ये वो टर्मिनोलॉजी है, ब्लू शिफ्ट वो टर्मिनोलॉजी है जो स्टार की टुवर्ड्स मूवमेंट को बताती है। और इसी तरीके से अगर स्टार जो है
वो अवे मूवमेंट कर रहा होगा तो फिर क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो लैम्डा डैश है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द रेड एंड। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास रेड शिफ्ट की वो है हमारे पास अवे मूवमेंट के लिए। इसके अलावा रेडार का जो वर्किंग है वो इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द डॉपलर इफेक्ट कि जो एक हमारे पास रेडार होता है, ये जो हमारे पास रेडार है इससे वेव्स ट्रैवल कर रही हैं और ये फर्स्ट कीजिए प्लेन है, तो जाने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी अगर लेट्स से 100 हर्ट्ज है और वापस आने वाले की 150 हर्ट्ज है तो फिर इसका मतलब है कि समथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स दिस, और अगर एफ डैश कम है तो इसका मतलब है कि वो अवे मूवमेंट हो रहा है। लेकिन रेडार के लिए जरूरी है कि जो इसमें वेव्स इस्तेमाल हो टकरा कर वापस आ सकें। लाइक अगर आप इस पर एक्सरे डाल देते हैं तो इसमें से अंदर से पास कर जाएंगे, ठीक है, तो वो टकरा के वापस नहीं आएंगे तो डॉपलर इफेक्ट कैसे होगा। सो दीज वर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द डॉपलर इफेक्ट एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर डॉपलर इफेक्ट। अब हम जो है कुछ क्रिटिकल एग्जांपल करेंगे डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड जिनकी मदद से आपको इनकी एप्लीकेशंस को करना आएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा इस सूरत में, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर विद 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, द रेशियो ऑफ द अपीयरेंट टू द रियल फ्रीक्वेंसी इज। अच्छा, जितने भी डॉपलर इफेक्ट वाले न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ के ये जज करना है कि ये केस कौन सा बनता है। फॉर एग्जांपल अ साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर, लिसनर यानी कि ऑब्जर्वर, इसका मतलब ये थर्ड केस है, राइट जी। सो इफ इट इज अ थर्ड केस तो फिर फॉर्मूला क्या आ गया जी, एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर बी माइनस यू एस इंटू एफ। उसने आपसे क्या कहा है, उसने आपको एक तो साउंड सोर्स की स्पीड दी हुई है v/10 और उसने कहा है रेशियो ऑफ द अपीयरेंट टू द रियल फ्रीक्वेंसी। उसने आपसे कहा है कि एफ डैश ओवर एफ क्या होगा, तो देखें एफ को इस तरफ ले आए वो आ जाएगा v ओवर v माइनस यू एस की जगह पर ये v/10 पुट कर दें तो ये आ जाएगा v ओवर, ये आ जाएगा 10v माइनस v ओवर 10, तो ये आ जाएगा 10v ओवर 10v माइनस v 9v। सो द रेशियो विल बी इक्वल टू 10:9। सो बीटा विल बी द आंसर। तो सबसे पहले आपने समझना कि केस कौन सा है, कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, ताकि आप एक करेक्ट इक्वेशन का यूज कर सकें और उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये जो लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं अगर आप इनको गौर से पढ़ें तो आधा सवाल तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। सवाल आसान होते हैं। क्वेश्चन है द अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नोड व्हेन अ लिसनर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, कौन सा केस है, फर्स्ट केस है, विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इज 200 हर्ट्ज, यानी कि मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स, तो पहले जो पार्ट है न्यूमेरिकल का उसमें टुवर्ड्स मूवमेंट हो रही है और जो ऑब्जर्वर की स्पीड है इसमें वो है 40 मीटर पर सेकंड और जो उसकी अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है जी, सो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज। दिस इज नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, ये अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है। आगे चलें, व्हेन ही मूव्स अवे फ्रॉम द सेम सोर्स, अब कौन सा केस आ गया, दूसरा केस, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, व्हेन ही मूव्स अवे फ्रॉम द सेम सोर्स विद द सेम स्पीड, यानी कि स्पीड उसकी अभी भी उतनी है लेकिन मोशन क्या है, मोशन अवे है, स्पीड अभी भी उसकी इतनी है 40 मीटर पर सेकंड है लेकिन मोशन अवे है। द अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम नोड इज 160 हर्ट्ज, जाहिर बात है अगर अवे मूवमेंट हुई है तो फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज तो होना है, तो ये 160 हर्ट्ज आ जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर हमने v मालूम करनी है, तो देखिए फॉर द फर्स्ट केस आई विल राइट द इक्वेशन f डैश इज इक्वल टू v प्लस u ओवर v इनटू f एंड फॉर द सेकंड केस I will write the equation v minus u over v into f. So if this is equation number 1 and this is equation number 2, so divide equation number 1 by 2, equation number 1 divided by equation number 2, तो ये आ जाएगा f dash, ये towards की है और ये away की है, ये towards है मोशन और ये away है, तो f dash towards over f dash away is equal to v plus u naught over v into f over v minus u naught over v, बल्कि ये इसको ऐसे करेंगे over v into f, f will be cancel out with f और ये v इस v से cancel out हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला आ जाएगा f dash e over f dash a is equal to v plus uo v minus uo, तो f dash t is 200, f dash a is 160 और ये क्या आ जाएगा, v हमने मालूम करना है, v plus uo is 40 टुवर्ड्स मूवमेंट के लिए एंड दिस इज -40, तो ये 0 से कैंसिल आउट हो गया, सो दिस कैन बी रिटन एज 5:4, सो इट विल बी 5v minus 200 is equal to 4v plus 160, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो 5v minus 4v is equal to 160 plus 200, सो हमारे पास क्या आ गया, v is equal to 360। अब मैंने तो आपको इतनी डिटेल से करवाया है, एक्चुअली इसका शॉर्टकट फार्मूला आपने ये याद रखना है, यानी कि जब कोई भी ऑब्जर्वर एक ही स्पीड से टुवर्ड्स मूव कर रहा हो और एक ही स्पीड से अवे मूव कर रहा हो तो फिर उसकी जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी का रेशियो ये होता है, आपने ये याद रखना है, ये सारा आपको समझाने के लिए डेरिवेशन है, इसलिए आपको न्यूमेरिकल लेंथ लग रहा है। अगर ये याद रखें तो इसके बाद आप देखें सिर्फ 2 स्टेप के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 360 अल्फा। सो वंस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ख्याल रखें कि डॉपलर इफेक्ट के केस में कौन सा केस एप्लीकेबल हो रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोर्स producing sound of frequency 170 hertz is approaching a stationary observer. Once again, कौन सा केस लग रहा है, source is approaching towards the stationary observer, it is third case, बस ये याद रखिए ये third case है। So a source producing sound of frequency 170 hertz, the actual frequency is 170 hertz, is approaching stationary observer with a velocity of 17 meter per second, यानी कि जो source की speed है वो कितनी है जी, 17 meter per second है। The apparent change in the wavelength of the sound heard, so we have to determine the apparent change in the wavelength of the sound heard by the observer। So student मैंने आपको apparent change का एक फार्मूला बताया था, US over f बताया था, तो यहाँ से US is 17 and f is 170, आंसर is 1/10, that is 0.1 meter, so the apparent change in the wavelength will be equal to 0.1 meter, so alpha will be the right option। next question देखिए, question है an observer move towards a stationary source, जी observer is moving towards the stationary source, कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया। an observer moves towards a stationary source of sound with a speed 1/5 of the speed of sound, यानी कि जो UO है that is v/5, राइट 1/5 था ना, तो 1/5 तो v/5 ही होगी ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ द स्पीड, द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एमिटेड आर लैम्डा एंड f, ये लैम्डा ओरिजिनल वेवलेंथ है और f ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। द अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करेगा वो कितनी होगी, v plus uo over v, पहला केस है ना, तो ये फॉर्मूला लगेगा
सो v प्लस यू ओ इज v बाई 5 ओवर v इंटू एफ, तो ये जाएगा 5v प्लस v 6v ओवर 5v इंटू एफ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f डैश विल बी इक्वल टू 1.2 f, तो f डैश तो 1.2 f है। अब 1.2 f तो ऑप्शन ए में भी है और 1.2 f तो ऑप्शन डी में भी है, लेकिन ऑप्शन ए में सिर्फ अपेरेंट वेवलेंथ है वो लैम्डा लिखी हुई है और डी में अपेरेंट वेवलेंथ लिखी हुई है 1.2 लैम्डा। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग ओनली, अगर सिर्फ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है देन इट कैन नॉट क्रिएट द अपेरेंट चेंज इन द वेवलेंथ, जो अपेरेंट चेंज इन द वेवलेंथ है वो सोर्स की मोशन की वजह से होती है। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी अल्फा। एक और क्वेश्चन करते हैं अबाउट द डॉपलर इफेक्ट, एंड द क्वेश्चन इज अ सोर्स ऑफ साउंड एमिट्स वेव विद फ्रीक्वेंसी f हर्ट्ज एंड स्पीड v मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास एक सोर्स है साउंड का और उससे जो आवाज निकल रही है उसकी स्पीड v है और फ्रीक्वेंसी f है। टू ऑब्जर्वर्स मूव अवे फ्रॉम दिस सोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है O1 ऑब्जर्वर 1, दूसरा ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है, ये हो जाएगा O2, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट विद द सेम स्पीड, विद द स्पीड ऑफ 0.2 v। यहां पर भी ऑब्जर्वर की स्पीड जो है वो 0.2 v है और यहां पर भी ऑब्जर्वर की स्पीड 0.2 v है। वो कहता है द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय द टू ऑब्जर्वर। ये f डैश क्या सुनेगा? ये सुनेगा v ओवर v प्लस 0.2 v इंटू f। ये चौथा केस बन रहा है ना, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनेगा? ये भी v ओवर v प्लस 0.2 v इंटू f सुनेगा, क्योंकि दोनों ही ऑब्जर्वर अवे जा रहे हैं ना सोर्स से, तो दोनों पे चौथा केस अप्लाई होगा, दोनों के लिए सेम इक्वेशन अप्लाई होगी। इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी ये सुनेगा f डैश वही फ्रीक्वेंसी f डैश ये सुनेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, दोनों वे मूव कर रहे हैं तो इनको फ्रीक्वेंसी कम मालूम होगी, तो इसको भी 80 मालूम होगी, इसको भी 80 मालूम होगी, तो 80/80 1, और सेम फ्रीक्वेंसी की मालूम होगी क्योंकि दोनों का जो फार्मूला है वो क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। सो द रेशियो फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1:1। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक वेव्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वील स्टार्ट लाइट, एंड विद इन 2 लेक्चर्स लाइट भी खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका नेक्स्ट जो टेस्ट है वो भी तैयार होगा। सो आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग वेल एट योर होम्स, एंड प्लीज डू पार्टिसिपेट इन लाइव डिस्कशंस। लाइव डिस्कशन में आप बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और फिर व्हाट्सएप में आप लोग क्वेश्चन करते हैं। व्हाट्सएप में पॉसिबल नहीं होता ग्रुप में इतने ज़्यादा टैट्स के दरमियान से क्वेश्चन को ढूंढना, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ग्रुप में लाइव आए और वहाँ पर क्वेश्चन कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपका ग्राफ से रिलेटेड है तो जब मैं ग्रुप में लाइव बैठा हूँ आप मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपको वहाँ पे इसको आंसर कर सकूँ, डायग्राम देके मैं आपको जो है बोर्ड पर समझा सकूँ। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स अल्लाह हाफिज़।